तो आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो आज तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे इस फेस्टिवल को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में गांधी जी का समझौता रोग, ठीक है। क्लास 10th का हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधी जी का समझौता रोग क्या था, और उसके बाद पढ़ेंगे इसमें कि गांधी और इरविन के बीच किस चीज़ को लेकर के बातचीत हुई थी, समझौता जो हुए थे उनके बीच में, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज थोड़ा है राखी स्पेशल, तो हम थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो भी भाई बहन है वो हमेशा बहन अपने भाई को प्रोटेक्ट करे और भाई जो है अपनी बहन को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहें, ठीक है। तो बस ऐसे ही ये फेस्टिवल बना रहें और हमेशा आप लोग इसको सेलिब्रेट करते रहें और अच्छे से सेलिब्रेट करते रहें। तो आप सभी को फिर से वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज झटपट हम लोग देखते हैं क्या, गांधी जी का समझौता रोग, ठीक है। देखो क्या है, आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी ने वर्साय इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांग को रखा और सरकार के द्वारा इसे पूरा किए जाने की स्थिति में प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने की बात कही। मतलब गांधी जी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहते थे, ठीक है, तो उसके समक्ष में वो चाहते थे वर्साय इरविन थे उनके समक्ष अपनी 11 सूत्री जो है मांग रखी कि उसको सरकार जो है, कौन, इरविन जो है उस समय सरकार थे, तो उनसे वो चाहते थे कि हम जो 11 सूत्री अपना मांग रख रहे हैं उसको आप पूरा कर दीजिए, ठीक है। परंतु इरविन ने मांग को मानना तो अलग बात है, गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया। यानी कि गांधी जी से इरविन मिलना नहीं चाहते थे, उनका बात तो मानने का बात अलग है, लेकिन उनसे मिलना भी नहीं चाहते थे। इस बीच सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चल रहा था, अतः बाध्य होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च से शुरू करने का निश्चय किया। मतलब जब इरविन गांधी जी से नहीं मिलना चाहते थे, उनसे बात नहीं करना चाहते थे, जब वो 11 सूत्री अपना मांग रखे थे, तो वो किसी भी चीज़ को इरविन सुनना नहीं चाहते थे। तो गांधी जी ने सोचा कि जब दमन चक्र ये चल ही रहा है तो क्यों होकर हम लोग अपना दांडी मार्च शुरू करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने इसी चीज़ को, जब इरविन बात नहीं मानते हैं, वो बात नहीं करना चाहते हैं गांधी जी से, तभी जाकर के क्या शुरू होता है, दांडी मार्च की यात्रा शुरू हो जाती है। तो देखो इसके बारे में क्या है, तो दांडी मार्च जो है वो चला था 12 मार्च से, ये है 12 मार्च, हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। 12 मार्च से चला था और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था। यानी 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये चला हुआ एक जो यात्रा था, दांडी यात्रा, इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, दांडी यात्रा, जिसमें क्या था, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि आखिर क्या बात थी दांडी यात्रा। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि दांडी यात्रा, गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या बातें हुई थी, ठीक है। तो देखो क्या है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना चाहते थे, उन्होंने किससे शुरू की, तो उसकी शुरुआत जो है, सबसे पहला कदम क्या था, फर्स्ट स्टेप उनका क्या था, दांडी यात्रा से। 12 मार्च 1930 को साबरमती से अपने को 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तक गांधी जी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। यानी उन्होंने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा जो है, समुद्र तट तक गांधी जी ने एक ऐतिहासिक यात्रा को शुरुआत किया था। 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पद यात्रा में क्या है, पश्चात 5 अप्रैल को वे दांडी यात्रा पहुंचे तथा 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। यानी 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक ये 24 दिन हुए थे, और इसी में कितना दूर जाना था, तो 250 किलोमीटर जो है पद यात्रा करना था, यानी पैदल जाना था। तो उन्होंने 5 अप्रैल को वो कहाँ पहुंच गए थे, दांडी
दांडी पहुंच गए थे। और 6 अप्रैल को उन्होंने क्या किया कि समुद्र तक पे जा कर के उन्होंने नमक जो बनाने का कानून था उसको तोड़ दिया। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर नमक कानून तोड़ना ये क्या है? देखिए, नमक कानून तोड़ने का कहने का मतलब है कि जो अंग्रेज लोग थे वो नमक खुद बनाते थे, उस पे भारतीय कुछ नहीं कर सकते, यानी भारतीय उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, उसका उत्पादन नहीं कर सकते हैं। और जो नमक है वो अंग्रेज ही बेच सकते हैं और अंग्रेज ही उसको बना सकते हैं, भारतीय उसको सिर्फ और सिर्फ खरीद सकते हैं। ये भारत में ही है नमक बनाना, और ये चीज़ भारत वाले लोगों को क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो इसी चीज़ को ऐसा वो लोग कर दिया था कि जो अंग्रेज हैं, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही क्या कर सकते हैं, नमक बना सकते हैं और वही बेच सकते हैं, भारतीयों का कोई अधिकार नहीं था। तो इसी नियम कानून को क्या किया गांधी जी ने, समुद्र तक जा कर के इस जो कानून था इसको उल्लंघन किया, यानी उसको तोड़ा। इसी को हम लोग जानते हैं क्या, नमक आंदोलन के बारे में, नमक सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, तो देखो इस नमक जो आंदोलन था क्या, दांडी यात्रा। ठीक है, तो दांडी यात्रा में कौन कौन सी बातें कही गई, क्या क्या कार्यक्रम थे उसमें, इसके बारे में अब जानते हैं। आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार था, देखो पहला पॉइंट क्या है, हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना। मतलब जहाँ भी है वहाँ पर हर जगह क्या करना है, हमें नमक को जो कानून बनाया है अंग्रेजों ने उसको तोड़ना है। छात्र स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार करें, यानी छात्र क्या करें, जितने स्कूल हैं, ठीक है, कॉलेजेस हैं, उसको क्या करें, तोड़ दें। और इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि जो हम लोगों ने जब स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार कर दिया था तो उस समय 2 चीज़ खुली थी, एक मुस्लिम स्कूल खुला था और हिंदू खुला था। ठीक है, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए और जो विदेश से हमारे पास कपड़े आ रहे हैं उसको जला देना है हमें। ठीक है, उसके बाद है सरकार को कोई कर नहीं अदा किया जाना चाहिए, यानी सरकार जो है हर चीज़ पे टैक्स लेती थी उसको हम लोग को नहीं देना है। औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए, यानी औरत जो है क्या कर सकती है, शराब की दुकान जो है वहाँ पर अपनी धरना दे सकती हैं। वकील अदालत छोड़े तथा सरकारी कर्मचारी जो है पद त्याग कर दे। हर घर में लोग चरखा काटे और सूत बनाए, मतलब हर घर में, देखो कपड़े तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे जो विदेशी से आएगी, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ना कपड़े के लिए। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या बताया कि हर घर में चरखा से काटें और सूत बनाएं और उसी से हम लोग क्या करेंगे, कपड़ा का निर्माण करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, इन सभी कार्यक्रम में सत्य एवं अहिंसा के सर्वोपरि रखा जाए, तभी हम पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी गांधी जी कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान से रखेंगे, इन सारी बातें जो हम ऊपर बताए हैं इसको सत्य और अहिंसा में हम सर्वोपरि रखेंगे तो क्या होगा, तभी हम लोग स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखो क्या आता है हमारा, नमक सत्याग्रह का प्रसार कैसे हुआ, इसके बारे में देखो। एक बार जब गांधी जी ने दांडी यात्रा में नमक कानून तोड़कर इसकी रस्म पूरी कर दी तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में प्रारंभ हो गया। यानी जब गांधी जी एक बार क्या किए कि दांडी यात्रा से चल करके नमक यात्रा को जो कानून बनाया था अंग्रेजों ने उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो कानून था ये पूरे भारत में फैल गया। ठीक है, धीरे धीरे सब जगह स्टार्ट होने लगा, नमक कानून सब लोग तोड़ने लगे। ठीक है, तो देखिए उसी बीच क्या हुआ कि बहुत सारे आंदोलन शुरू हो गए, यानी लोगों के अंदर इस चीज़ का प्रभाव पड़ा कि जब गांधी जी इतना इम्पोर्टेंट चीज़ यानी कानून, नमक जो कानून है, ठीक है, उस चीज़ का उल्लंघन कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ जो है और सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिस पे अंग्रेज़ों ने कब्जा किया है, हमसे टैक्स ले रहे हैं, हमारा जो है हमारा शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो हम लोग उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो इसी बीच हमारा जो भारत है उसमें बहुत जगह पर आंदोलन हुए थे, तो उसी का छोटा छोटा रूप आपको बताया है यहाँ पे देखो। उसके बाद आता है तमिलनाडु में क्या हो गया, तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी और चित्र चन्नापल्ली ने विदराने तक की नमक यात्रा की। देखिए जब एक बार गांधी जी ने तोड़ा तो फिर यहाँ पे तमिलनाडु में भी क्या किया, तंजौर के समुद्री तट पर केसी राजगोपाला ने और त्रिचानपाली ने क्या किया कि विदराने तक के क्या किया, उन्होंने भी नमक यात्रा की। इस चीज़ को लेकर के वो भी प्रभावित हुए थे। उसके बाद है क्या, मालाबार के
कैल्पन ने कालीकट से पोथानूर की यात्रा की, ठीक है। उसके बाद है पेशावर ने खान अब्दुल गफ्फर खान के सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के ने पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। इन्हें बादशाह खान या सीमंत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, यानी अब्दुल जो गफ्फर हैं खान, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इनको एक सीमंत गांधी और बादशाह खान के भी नाम से जानते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछ लेता है कि हम लोग किसको सीमंत गांधी और बादशाह खान के नाम से जानते हैं, तो वो है खान अब्दुल गफ्फर खान, ठीक है। उसके बाद है उन्होंने क्या किया कि खुदाई खिदमतगार नामक एक स्वयंसेवी संगठन का स्थापना की। इसे हम लाल कुर्ती के नाम से जानते हैं। यानी एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्या लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो खान अब्दुल गफ्फर खान ने। ये जो दोनों क्वेश्चन बताए ना, वो मोस्ट VVI है। इन दोनों में से क्वेश्चन जरूर आता है, इसको याद कर लीजिएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है सोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन ने भयंकर विद्रोह का रूप धारण कर लिया। यहाँ हड़ताल में हजारों मिल मजदूरों ने भाग लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रक्रिया धारणा शाह में हुई, ठीक है। यहाँ सरोजनी नायडू, इमाम साहब आदि के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिस दौरान व्यापक दमन का सहारा लिया गया। उसके बाद है बंगाल में चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया। उसके बाद है गुजरात के विभिन्न तालुकों में करबंदी जो है आंदोलन चलाए गए। असम में कुख्यात कंघीनम स्कूलर के विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन दिखाया, ठीक है। उसके बाद है मणिपुर एवं नागालैंड में रानी गैल्डिनूलियम ने प्रशासनीय नेतृत्व प्रदान किया। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, मतलब इन सारे ये छोटे छोटे पहलू आपको क्यों दिखाया गया, पता है क्यों? क्योंकि गांधी जी एक आदमी ने खुद मतलब अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया कि नमक सत्याग्रह जो नमक आंदोलन था, इस कानून को उन्होंने तोड़ दिया। तो उसके बाद हमारे भारत में क्या चेंजेज आए, कहाँ कहाँ आंदोलन हुए का, ये तो छोटा सा पार्ट था, अभी बहुत सारे आंदोलन हुए थे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग बिहार में पढ़ते हैं कि आखिर बिहार में जो है बिहार में आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ उस टाइम, ठीक है। तो देखिए बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। यानी बिहार में क्या था, समुद्र तट तो था नहीं, तो इसके बदले में क्या हुआ, चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन किया। यानी चौकीदार लोग क्या करते थे, जो अंग्रेज लोग थे, तो वो चौकीदार लोगों पे कर लगाते थे, वही चीज़ के बारे में। तो सीवान जिले में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे, तो गंगा प्रसाद राय ने किया। यानी सीवान जो जिला है, ठीक है, वहाँ पर कौन किया, तो चौकीदार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व सबसे पहले गंगा प्रसाद राय ने किया। बाद के दिनों में यह आंदोलन गया, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बड़हरिया, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में फैल गया। बाद में देखो सीवान पहले सबसे ज़्यादा चौकीदारी विरोधी आंदोलन किया, सबसे पहले वहाँ पर गंगा प्रसाद ने किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे फैलते फैलते कहाँ चला गया, तो ये चीज़ें फैल गई कहाँ, तो गया, भागलपुर, मुंगेर और बाढ़ में, मोकामा में हो गया, फिर से बेगूसराय, बड़हरिया, इन सारी चीज़ों में कहा है, तो सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे फैलने लगे। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जिले में क्या है, तो कैदी ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिए। यानी छपरा में क्या कर दिया, कैदियों ने क्या किया कि जो विदेश से उनके लिए कपड़ा आता था, विदेश से द्वारा हमें कपड़ा दिया जाता था कैदी को पहनने के लिए, तो कैदी ने क्या किया कि उन सारे कपड़ों को पहनने से उन्होंने इनकार कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनकार कर दिया तथा नंगी हड़ताल का योजना किया, मतलब नंगा हड़ताल का योजना कर दिया। उसके बाद है विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में पटना जिला के स्त्रियों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। यानी विदेश से जो कपड़े आते थे भारत में, उसमें क्या हुआ कि जो पटना की स्त्री थी, मतलब महिलाएं थीं, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ठीक है। इसका नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने की, जिसे विध्वंसकारी देवी
ने आगे बढ़ाया, यानी इसका नेतृत्व जो है सबसे पहले कौन किया, तो श्रीमती हसन इमाम जो है इन्होंने किया, जिन्हें हम लोग विध्वंसकारी देवी ने आगे बढ़ाया था। गया में चंद्रा देवी और चौकीदारी के विरोध में कर्ज आंदोलन चलाया था। अब ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है हमारा, गांधी इरविन पैक्ट। यही हमारा सबसे, अब देखिए ये सारी चीज़ें जब होने लगी, यानी ये गांधी इरविन पैक्ट क्यों आया, यानी इसको समझना है हमको, गांधी इरविन पैक्ट क्यों आया। क्योंकि देखो, जब गांधी जी चाहते थे कि इरविन से वो समझौता करे, इन्होंने 11 सूत्री अपनी बातें रखी थी, तो वो चाहते थे कि इरविन जो है हमारा बात मान ले, लेकिन इरविन ने क्या किया कि वो बात मानना ही नहीं चाहते थे, उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। तो उसके विरोध में क्या हुआ, डांडी मार्च शुरू हो गया। उसके बाद धीरे 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 क्या होने लगा, पूरे भारत में हर जगह पर आंदोलन शुरू हो गए। तो उसके बाद इरविन ने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, गांधी जी से समझौता कर लेना चाहिए। तभी आया क्या, गांधी इरविन पैक्ट। जब इतना चीज़ होने के बाद आखिर में गांधी इरविन पैक्ट हुआ ही, ठीक है, लेकिन इसके पहले ही वो मान लेते तो अच्छा ही रहता ना, इतना आंदोलन नहीं होता, इतना चीज़ें नहीं होती, लेकिन अच्छा ही हुआ। चलो, गांधी आंदोलन, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। यानी गांधी इरविन पैक्ट क्या होता है, तो इसमें गांधी जो और इरविन के बीच कुछ बातचीत होती हैं, तो उन्हीं चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं क्या, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। चलो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता, सविनय आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो पहला कदम था, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, दांडी यात्रा। तो यही चीज़ ने क्या किया कि अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया। तो क्या हुआ, उसके बाद सरकार को गांधी जी के साथ समझौता वार्तालाप यानी करनी पड़ी। तो यही हमारा मेन चीज़ है कि जब इरविन जो है बात करना नहीं चाहते थे गांधी जी से, तब उन्होंने आंदोलन शुरू किया। फिर उन्होंने जब आंदोलन शुरू कर दिया तो पूरा आंदोलन भारत में फैल गया। तो उसके बाद क्या होने लगा, तो गांधी जो इरविन थे उनको बाध्य होकर के समझौता करना पड़ा गांधी जी से, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम है इसका क्या, गांधी इरविन पैक्ट को हम लोग एक और नाम से क्या जानते हैं, तो इसको और नाम से जानते हैं दिल्ली समझौता। एक और नाम है, तो इसको शांतिपूर्ण समझौता भी जाना जाता है और अस्थाई नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखेंगे। जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई। यानी 5 मार्च 1931 को क्या हुआ, तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच बातचीत जो है संपन्न हुई थी। ये इसको याद रखेंगे डेट, ठीक है। कब आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कब गांधी इरविन पैक्ट समझौता हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या था, आखिर एक्ट जो था वो क्या था, ठीक है। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया तथा वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। इरविन ने भी कुछ मांगों को स्वीकार किया। गांधी जी भी द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए, परंतु वहां किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। गांधी जी निराश वापस लौट गए। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने दमन का सिलसिला तेज कर दिया। तब गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया, परंतु इससे पहले इसमें जो है पहले जैसा धार और उत्साह नहीं था। अतः 1934 में क्या हुआ, आंदोलन पूरी तरह से वापस ले लिया गया। यानी जब क्या हुआ कि गांधी जी से ये समझौता करने गए, तो कुछ बातें जो थी ये मतलब इरविन ने इनकी बातों से सहमति नहीं जताई, मतलब उसको नहीं माना उन्होंने। तो गांधी जी जो है निराश वापस आ गए। लेकिन आने के बाद उन्होंने क्या किया कि दोबारा जो है क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। परंतु इसमें क्या था कि जो पहले जैसा धार और उत्साह था, लोगों का उत्साह था कि हम अच्छे से करेंगे, आंदोलन करेंगे तो शायद हमें कुछ स्वराज की प्राप्ति हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले जो लोग सबसे पहले आए हुए थे तो उनमें वैसा उत्साह और धार नहीं देखा गया था। तो वापस लास्ट टाइम क्या किया कि 1934 में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया।
मतलब कह सकते हैं कि 1934 में वापस किसको लिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ, इतना चीज चला, तो इसमें इसके परिणाम क्या हुए, मतलब इसने क्या गलत किया क्या सही किया, तो इसके परिणाम क्या हुए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बताता है, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक स्तर का, सामाजिक आधार का विस्तार किया। यानी ये आंदोलन क्या किया कि राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया, और इस विस्तृत सामाजिक आधार को महिलाओं की भागीदारी, मजदूर वर्ग की भागीदारी, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन एवं अशिक्षित लोगों की भागीदारी के अंतर्गत देखा गया। मतलब ये आंदोलन जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था, तो महिलाओं को, महिलाओं की इसमें भागीदारी बढ़ी, मजदूर वर्ग की भागीदारी बढ़ी, शहरी और जो ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन लोग थे, अशिक्षित लोग थे, इनको इसके अंतर्गत देखा गया था। किसके अंतर्गत, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद है क्या, दूसरा नंबर है, इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। यानी ये जो आंदोलन था, समाज में जितने भी वर्ग थे, डिवाइड किए गए थे, उसको सब तरह से हर क्षेत्र से क्या किया, राजनीतिकरण उसका किया। समाज के लिए नए वर्गों में क्या हुआ, अंग्रेजी विरोधी भावनाएं व्याप्त हुई। मतलब समाज में क्या हुआ कि अंग्रेज के विरोध में हमारे अंदर एक मतलब भावना आने लगा। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या है कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता है। मतलब जब आंदोलन हुआ तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ था, तो महिलाओं की भागीदारी। हमारे इंडिया में जब अंग्रेज लोग थे तो मतलब ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी नहीं थी। आज तो हम आपके सामने ऐसे खुल के पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल अंग्रेज के खिलाफ बोल सकते हैं, कोई भी हमारे साथ गलत करेगा तो हम बोल सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन जब अंग्रेज लोग हम पे शासन किए 200 वर्षों तक, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसे खुलेआम बोल नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। तो इस सारी चीज़ों को बदला हमारे इंडिया में जब ये चीज़ें आने लगी, तो कह सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी में का एक छोटा सा भाग था, जो कि क्या किया, ये आंदोलन पूरी तरह से क्या किया, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं को प्रभावी भूमिका देखा गया। मतलब पहली बार ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, जो नेशनल लेवल पे आंदोलन हुए थे, तो उसमें पहली बार ऐसा देखा गया कि उसमें क्या है, तो महिलाएं जो है प्रभावी रूप से आई थी। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका जो है, भूमिका का दूसरा पहलू महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश होना। मतलब महिलाओं का सार्वजनिक यानी सब चीज़ों में अपने को प्रवेश करना था। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट कि इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। भारत में ब्रिटिश वस्त्रों के आयात में गिरावट आई और इसने अन्य वस्तुओं को आयात प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है कि इस आंदोलन के दौरान संगठन की नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ, जो कि पूर्व आंदोलन में अनुपस्थित था। मतलब ये जो आंदोलन था, इसके अंतर्गत नए नए तरीके इस्तेमाल हुए। ठीक है, जो कि पूर्व आंदोलन में नहीं थे। मतलब हम कह सकते हैं कि आंदोलन जब शुरू हुआ तो नए नए चीज़ें हमारे सामने आई। ठीक है, और है इस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना संगठन को एक नया रूप मिला। इस समय प्रभात फेरी का आयोजना भी संगठनात्मक तरीकों से अंतर्गत विशेष महत्व रखता है। पत्र पत्रिकाओं का इस्तेमाल भी लोगों को संगठित करने का एक नया तरीका था। ठीक है, मतलब पत्र और पत्रिका जो आने लगी तो ये भी एक नया चीज़ हमारे सामने आया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। इस आंदोलन का मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। यानी 1935 में क्या हुआ था, भारत शासन अधिनियम जो है पारित हुआ था। उसके बाद पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बात की थी। यानी ऐसा पहली बार हुआ था किसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने क्या हुआ, तो समानता के आधार पर कांग्रेस से बात करने की योजना बनाई थी। उसने बातचीत की थी इस बात पर कि हाँ समानता का बात किया है।
इस तरह प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की गति तेज हुई और अंग्रेजों के शांति शोषणपूर्ण नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए। इन आंदोलन ने भारत में किसान एवं मजदूर आंदोलन को एक नया आवाम दिया। अंग्रेजों द्वारा शोषणात्मक नीति अपनाए जाने के कारण भारतीय कृषि वर्ग भी असंतोष की भावना व्यक्त थी। फलस्वरूप उनका विरोध एक आंदोलन का रूप लेने लगा और आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में एक सहयोगी अंग बन गया। ठीक है, अब देखो क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन के बारे में, यानी किसान आंदोलन क्या है तो इसके बारे में हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं। तो किसान आंदोलन के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है 24 मिनट का 25 मिनट का हो गया, तो अगली वीडियो में इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।